साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। 22 जून 2019 की सुबह पुणे शहर का एक पॉश इलाका और वहां रहने वाली 40 साल की राधा अग्रवाल अपने घर से स्कूटी लेकर निकलती हैं और घर वालों को बताती हैं कि सहेलियों के साथ साईं बाबा दर्शन के लिए जा रही हैं, 2 दिन में लौट आएंगी। घर से निकलते वक्त बहुत सारे गहने पहने हुए थी और 25 जून तक जब वो नहीं लौटती तो उनके पति किशोर चंद अग्रवाल फोन मिलाते हैं, फोन स्विच ऑफ आता है। बेटा मानव अग्रवाल 16 साल का वो उनकी सहेलियों से बात करता है तो पता चलता है कि कोई भी शिरडी नहीं गया है, किसी को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, सब परेशान। अब चूंकि राधा अग्रवाल बहुत सारे गहने पहनकर बाहर निकली थी, चिंता और बढ़ जाती है। तुरंत सगे संबंधियों के साथ बातचीत की जाती है और पूरे परिवार थाने पहुंच जाता है। थाना प्रभारी वहां पे मां के लापता होने की जानकारी पाता है और बेटे मानव से बहुत सारी चीजें पूछता है। चूंकि ये करोड़पति रियल एस्टेट कारोबारी किशोर चंद अग्रवाल की पत्नी थी, इसलिए थाना प्रभारी भी बहुत सोच समझ के कदम उठा रहा था और उसने पूरा डिटेल लिया था और इस पूरी कार्रवाई को, इस गुमशुदगी को उसने अपने बड़े अफसरों तक भी पहुंचा दिया था। जिसके बाद राधा अग्रवाल की गुमशुदगी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। उनकी फोटो सहित उनका हुलिया पुणे शहर के सभी पुलिस थानों में भिजवा दिया जाता है। इसके अलावा मुखबिरों को भी काम पर लगा दिया जाता है। थाना प्रभारी ने जांच के लिए एक टीम भी बनाई और उस टीम ने अपने स्तर पर राधा अग्रवाल को तलाशना शुरू कर दिया। जांच में पहले पता चला कि राधा शादी से पहले से ही खुले विचार वालों थी और खुले विचारों के होने की वजह से शादी के बाद भी उनको परिवार ऐसा मिला कि उस पर कोई बंधन नहीं था, पैसों की भी कोई कमी नहीं। अभाव केवल यह था कि पति का ज्यादा साथ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उनके जो पति थे वो रियल एस्टेट कारोबारी थे, इसलिए समय नहीं दे पाते थे। सोशल मीडिया पर राधा का शौक धीरे धीरे और बढ़ने लगा। चूंकि पैसों की कोई कमी नहीं थी, सुंदर भी थी और सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहने की वजह से उनके हजारों फॉलोअर्स बन गए और बहुत सारे दोस्त। राधा ने अपने घूमने फिरने के लिए एक स्कूटी ले रखी थी और दोस्तों और सहेलियों के साथ वो अक्सर स्कूटी से निकल जाया करती थी, क्योंकि बेटा पढ़ाई कर रहा था, पति के पास समय नहीं था और वो अकेले थी तो घूमने फिरने निकल जाया करती थी और जो फोटोज होती थी उसको फेसबुक पे डाल दिया करती थी। बहुत सारी प्रशंसा मिलने, बहुत सारी तारीफ मिलने के बाद राधा के चेहरे की चमक हमेशा बढ़ जाया करती थी और बहुत खुश रहने लगी थी। अब पुलिस ने राधा अग्रवाल के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालनी शुरू की। अंतिम लोकेशन जो मिली वो पुणे के भोसले नगर रेंज हिल में उसी के आसपास की मिली। अब पुलिस वहां खोजबीन के लिए गई। एक स्कूटी मिलती है और वो पता लगती है कि वो राधा की स्कूटी है और राधा का फोन भी उसमें मिलता है जो कि डिस्चार्ज हो चुका होता है, स्विच ऑफ था। अब राधा का फोन जब ऑन किया गया तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे 1 2 3 4 नहीं, सैकड़ों लोगों के साथ राधा चैट करती थी, बातचीत करती थी। उसके कई मेल फ्रेंड्स थे। अंतिम नंबर जिसपे वो बात की थी उसका नाम था आनंद निगम, कर्नाटक का रहने वाला था। पुलिस उसके घर पहुंचती है क्योंकि वो लास्ट व्यक्ति था जिससे राधा ने बात की थी। जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो कोई मिलता नहीं। आनंद से पूछताछ की जानी थी तो इसलिए पुलिस कर्नाटक पहुंच के आनंद को पकड़ती है, लेके आती है और पूछताछ करने के लिए जब वो अधिकारियों के साथ बैठती है तब आनंद साफ साफ मुकर जाता है कि भाई मैं तो राधा को जानता ही नहीं, ये कौन है। पुलिस जब व्हाट्सएप और फेसबुक के चैट दिखाती है और उसके बाद कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो तुरंत स्वीकार कर लेता है कि मैं राधा को जानता हूं और मैंने उसका मर्डर कर दिया है। हत्या की बात सुनते ही पुलिस चौंक जाती है। आनंद से पूछा गया लाश कहां है तो उसने बताया तामड़ी के वर्षा घाट वाले जंगलों। क्यों मारा? वो सारे गहने और नगदी लेकर भागने के लिए। अब बॉडी पुलिस को बरामद करनी थी तो वो सीधे उस जंगलों में उसको लेकर जाती है, आनंद को लेकर जाती है। और आनंद को जब लेकर जाती है तो 12 जुलाई को 2019 की कहानी है। उस समय जब लेके जाती है तो राधा अग्रवाल के सिर्फ कंकाल मिलते हैं, क्योंकि जानवर उसको नोच खा चुके होते। पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी जाती है और फिर आनंद के ऊपर पुलिस आती है और उससे पूछती है कि ये सब किया कैसे, क्यों और
किस तरीके से इस प्लॉट को बनाया। आनंद बताता है कि वो कर्नाटक का रहने वाला है, उसकी माली स्थिति ठीक नहीं थी। पिता के निधन के बाद और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई। रोजी रोटी की तलाश में पुणे आता है और यहाँ के वृंदावन कॉलोनी में रहने लगता है। और माँ जो थी वो किसी और के साथ शादी कर लेती। बहन जवान हुई तो वो भी लव मैरिज करके चली जाती है। अब आनंद अकेला पड़ता है तो आनंद ने भी शादी कर ली और कुछ ही समय में 2 बच्चों का बाप बना। रोजी रोटी के लिए उसने लोगों को कार सिखाना शुरू किया। अब ड्राइविंग सीखने के लिए ज्यादातर महिलाएं आती थी और चूंकि वो व्यवहार कुशल था, बातचीत बहुत अच्छी कर लेता था, तो महिलाएं उससे प्रभावित हो जाती थी। और वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चैटिंग माध्यमों से वो उन लोगों के साथ जुड़ा रहता था जो उसके व्यवसाय के लिए भी बहुत अच्छा था। लेकिन कई बार कई लोगों के साथ, कई महिलाओं के साथ उसने कुछ ज्यादा ही बातचीत की थी और ये बात जैसे ही उसकी बीवी को पता लगी, बीवी ने उसको आड़े हाथों लिया। उसका ड्राइविंग का धंधा बंद हो गया। अब काम तो करना ही था, कुछ ना कुछ पैसा कमाना ही था, तो उसने एक टी स्टॉल शुरू किया और उस टी स्टॉल पे उसने बाकी और भी चीजें जो है बेचनी शुरू की। और इस काम में उसकी माँ भी मदद करती थी, लेकिन खर्चा बमुश्किल चलता था। कर्ज अलग से हो रखा था, करीब 2 लाख रुपए तक का कर्ज हो रखा था। अब आनंद चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव था और राधा भी बहुत एक्टिव थी, तो अचानक एक दिन राधा पर आनंद की नजर गई। आनंद उसको देख के ही मनी मन लट्टू हो गया। उसने रिक्वेस्ट भेजी। राधा बिना आंख मूंदे, बिना देखे उसने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। उसके बाद राधा और आनंद की बातचीत शुरू हो गई। हालांकि आनंद और राधा की उम्र में बड़ा अंतर था, करीब 10 से 12 साल का, लेकिन बातचीत जब शुरू हुई तो फिर बातचीत धीरे धीरे गहराने लगी। और राधा के पास चूंकि पैसों की कोई कमी नहीं थी और आनंद को पैसों की बहुत जरूरत थी, और जब भी राधा और आनंद एक दूसरे से मुलाकात करने आते तो आनंद के ऊपर राधा बहुत पैसे खर्च करने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने पुणे के कई होटलों में शारीरिक संबंध बनाए। समय अपने गति से भाग रहा था। अब आनंद की स्थिति यह थी कि आनंद कुछ भी बोल दे, राधा आंख मूंद कर तहे दिल से उसको स्वीकार करती थी। और जब उसको पूरा यकीन हो गया कि राधा उसके जाल में एकदम फंस चुकी है, तो उसने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई। और उसी योजना के तहत वो चाहता अगर तो 2 लाख रुपए उससे मांग लेता, राधा दे देती। लेकिन वो चाह रहा था कि भैया 2 लाख तो छूटे ही छूटे, राधा से भी पिंड छूटे और मेरे पास बहुत सारे पैसे भी आ जाए जल्द से जल्द। उसने अपनी योजना के तहत राधा को एक दिन समझाया कि यार तुम इतनी खूबसूरत हो, किसी मैगजीन के लिए तुम्हारी फोटो कवर पेज के लिए भेजी जाए, जरूर छपी। राधा खुश हो गई। राधा बोली हाँ यार, लेकिन जो फोटो हो ना, फोटोजेनिक चेहरे के साथ नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए, एकदम ऐसी जगह फोटो शूट हो जो एकदम नेचर के करीब। राधा बोली हाँ ठीक है, बढ़िया है, करते हैं किसी दिन। तो उसने समझाया आनंद ने कि ऐसा करो, तुम गहने वहने पहन के आओ, सुंदर एकदम बढ़िया, और फिर हम लोग चलते हैं कहीं बढ़िया फोटो शूट करते। राधा तैयार हो गई और फिर सारे गहने वहने पहन के स्कूटी से ये बताई घर वालों को कि भैया हम जा रहे हैं साईं बाबा दर्शन करने, 2 दिन में लौट आएंगे, और आनंद के साथ निकल लिए। आनंद ने उससे खूब ढंग से बातचीत करते हुए स्कूटी लेकर आगे बढ़ा दी। अब आनंद से बातचीत करते, हंसी मजाक करते वो पुणे से करीब 80 किलोमीटर आगे निकल गए। और फिर वहां पे जो तामड़ी के पास में जंगल है, और तामड़ी के पास के उस जंगलों में जैसे वो पहुंचे, उनको आनंद को ये जगह एकदम सही लगी। उसने राधा से कहा कि यही अच्छी जगह लग रही है, चलो यहाँ पे फोटो शूट करते हैं। और फिर उसने कैमरा निकाला और फोटो खींचना शुरू कर दिया, थोड़ा जंगल के अंदर जाकर। अब अलग अलग एंगल से फोटो खींचना शुरू कर दिया, फोटो लेकर मजे में। ठीक, फिर आनंद ने कहा कि अब थोड़ा हॉरर फोटो खींचते हैं, कुछ हॉरर वाली फोटो होती है ना, आंख पे पट्टी बांधकर, पैर बांधकर फोटो खींचते हैं, वो भी बहुत बहुत लोग पसंद करते हैं, वो भी खींच लेते हैं। राधा ने कहा चलो वो भी खींच लेते हैं। आनंद ने उसकी आंख में पट्टी बांधी, पैर में पट्टी बांधी, और उसके बाद फिर फोटो खींचने लगा। कहा कि गहने उतार दो, गहने रख दो। गहने उसने उतार के रख दिए। आनंद ने जैसे ही 2-4 फोटो खींची, उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद स्कूटी उठाई, डिग्गी में जो है उसका फोन डाला, सारा जो है लूटा हुआ सामान सब कुछ अपने पास रखा, और पर्स से सारे पैसे निकाले, पर्स फेंक दिया, और उसके बाद सीधे वहां से निकला और घोरपेड़
फाटक है वहां पे पुणे के पास में, वहां जाके एक जगह सिगरेट पी और उसके बाद आराम से अपने टी स्टॉल पहुंचा। वहां पे रात के 1 बजे उसने अपना स्कूटी खड़ी की और फिर चाकू जो है वो टी स्टॉल में अपने छुपा दिया, निश्चिंत होकर घर चला। दूसरे दिन उसने जो लूटा हुआ सामान था उसमें से कुछ सामान बेचा और कुछ छुपा के रख दिया, और जो बेचा उससे उसने कर्ज उतार दिया और फिर पुणे शहर को छोड़कर कर्नाटक चला। अब आनंद से जब ये सारी चीजें पता चली तो आनंद से पता चलने के बाद पुलिस सीधे वहां पहुंचती है जहां पे जो वारदात में इस्तेमाल हुआ चाकू था और वो उसने बरामद कर दिया। इसके बाद धारा 302, 201, 363 और 364 ए के तहत उसे जेल भेज दिया गया। वो पुणे के यरवड़ा जेल में पहुंच गया। यह कहानी हमें सतर्क करती है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।